बताया था कि ये सारा मामला इंटरनेट का। मैं स्कूल में था तो उस वक्त ना कंप्यूटर साइंस ली हुई थी। एक दोस्त था उसके पास कंप्यूटर था, मेरे पास नहीं था। मुझे ये चीज़ ना 2001-2 में पता लगी। कोडिंग किए जा रहे हैं, एक पेज बनाने में 10 दिन लगते हैं। मैंने बोला यार इसका ना कोई ऑटोमेटेड ऐसा कोई सिस्टम होगा, शॉर्टकट होगा, वो ढूंढते। तो हमें मिला ड्रीम वीवर। उस कोड के जरिए सबसे पहली वेबसाइट मैंने बनाई थी अपना Karachi.com। सेल्फ लर्निंग यूट्यूब भी नहीं था, हाँ, नहीं कोई था। मेंटोर भी नहीं था, हाँ। कुछ भी नहीं था। मेरे जो फैमिली है ना उसमें ये पता लग गया कि ये फला बंदा है, एहसन सऊद एहसन, ये बंदा ये काम है। तो मेरे मामू हैं, तो उन्होंने बोला कि तुम ना मेरी कंपनी के लिए, मेरी प्राइवेट कंपनी, उसके लिए एक साइट बनाओ, LPG इंजीनियरिंग। वो साइट तकरीबन कोई 20 साल पुरानी आज तक भी है। आई स्किल में मैं देखता रहता था क्या है, DG स्किल्स में मैंने आपको फिर ज्वाइन किया। मैंने आपका पीछा नहीं छोड़ा। आई स्किल्स ज्वाइन करने के बाद ऐसा क्या चमत्कार हुआ? $50,000 $60,000 तक माशाल्लाह पहुंच गए। आई स्किल के अंदर जो सबसे टर्निंग पॉइंट था ना सर, वो पता है क्या था? SEO मुझे नहीं पता। मैं साइट बनाता था, यहाँ से कीवर्ड निकाला, ये निकाला, Ahref तक का नहीं पता था। कितना पैसा कमाया? मैंने पिछले 3 महीनों के अंदर जो मुझे एक सडन बूस्ट मिला ना मेरी साइट्स को, उससे जो लिंक्स, जिन साइट्स पे मैं लिंक्स $10-20 का बेचता था, वो लिंक्स में $300 का बेचता। खाते पीते क्यों नहीं हो फिर आप? अम्मी बोलती हैं कि तुम बचपन से ही नहीं सोते, शायद रात को 3-2 बजे पैदा हुए थे। अब सिर्फ 6 साइट से इतना पैसा बना रहे हो? ऑर्डर कहाँ से आते हैं? मेरे साथ एक बंदा है, वो आप समझ लें वो मेरा पार्टनर भी है। टोटल कम्युनिकेशन जो है ना वो उसकी है। ये कैसे ख्याल आया कि गेस्ट पोस्टिंग के बिजनेस की तरफ जाना चाहिए? ये ना एक मतलब समझ लें अल्लाह की तरफ से था कि मैं इस बिजनेस में आ गया। आजकल हर बंदा जो है ना ब्लॉगिंग करता है, कुछ लोग ही कामयाब हो पाते हैं। आपको क्या एक्स फैक्टर क्या था जिसकी वजह से आपको लगा कि यार मैं इतना सक्सेसफुल हो गया? कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, और ये बात हर बंदा बोलता है, लेकिन यही एक ऐसी बात है जिसके ऊपर कोई भी फोकस नहीं करता। लोगों का फोकस होता है अर्निंग के ऊपर, पैसा आना चाहिए। फर्स्ट हाई पेइंग जो क्लाइंट मिला था बैकलिंक का, कितने दिए थे पैसे? फर्स्ट हाईएस्ट जो पेइंग है ना, वो अभी मुझे रिसेंटली मिला था, जिसको मैंने $900 का बैकलिंक बेचा था, वो क्रिप्टो साइट। आपके हिसाब से बैकलिंक सेलिंग का जो फ्यूचर है, क्योंकि लोग बड़े डरे हुए हैं जी, AI मोड आ रहा है, आपके इस बारे में क्या ख्याल है? बैकलिंक्स बैकबोन है, गूगल तो मना करता है बैकलिंक्स नहीं बनाओ। अब बैकलिंक्स बनाते समय बताता कोई भी नहीं है। अब मसला है कि बैकलिंक्स कभी भी खत्म नहीं हो सकता। अब थोड़ा सा ना लेमैन के लिए, जो बिल्कुल जिन्हें कुछ नहीं पता, मैं $5,000 महीने तक पहुंचना चाहता हूँ इस बिजनेस मॉडल को रेप्लिकेट करके। जो मेंटोर्स आपको ही बोलते हैं ना, कंसिस्टेंट हो जाए आप, सबसे पहले तो वो हो जाए। और सेकंड चीज़, आप अपने माइंड से ये निकाल लें कि आप इस फील्ड में आए सिर्फ पैसा कमाने के लिए। आप इस फील्ड के अंदर सिर्फ स्किल सीखें। जब आप स्किल सीख लेंगे ना, तो पैसा आपके पीछे खुद आएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तनवीर नाडला। आज आपको मिलवाते हैं एक बड़ी फिश से जो पर मंथ और सिर्फ एक छोटी सी डिजिटल स्किल से। वो डिजिटल स्किल क्या है, कैसे ये यहाँ तक पहुंचे और इतना ज्यादा रेवेन्यू कितने सालों में अचीव किया, इनका करियर कहाँ से स्टार्ट हुआ, और आपके लिए मुफीद टिप्स कि आप इनको फॉलो करके यहाँ तक कैसे पहुंच सकते हैं। आपको मिलवाते हैं सैयद सऊद एहसन से। शाह जी, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। कराची से मुल्तान का सफर कैसा रहा? अच्छा था। तो बाकी मामला ठीक है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। तो 5-6 में किसने बताया था कि ये सारा मामला इंटरनेट का? असल में ये बात ऐसे है कि मैं स्कूल में था तो उस वक्त ना कंप्यूटर साइंस ली हुई थी, तो वैसे ही पहले था कंप्यूटर साइंस का। तो एक दोस्त था उसके पास कंप्यूटर था, मेरे पास नहीं था। तो जब स्कूल की छुट्टियां हो जाती थी तो मैं दिन में शाम में उसके घर पे जाता था। उस वक्त चलते थे वो डायलर्स, डायलर्स से PT सेल से कनेक्ट करता था मैं, और वो ना उस पर सिर्फ गेम्स खेलता था। उस पर वो इंटरनेट बना हुआ होता था। तो मैं उसको बोलता था ये क्या है, ये खोलो, इसमें क्या है, यहाँ पे तो चलें, ये क्या है इसका आइकॉन। तो उसको ओपन करते तो लिखा हुआ था वो नो इंटरनेट का। तो वो बोलता था इंटरनेट लो। वो फिर मैंने उसको बोला तुम अपने बुक को बोलो कि इंटरनेट का कुछ जुगाड़ करें। तो बहरहाल उसने जिद लगाई और वो PT सेल के जरिए जो डायलअप से होता था कनेक्ट, वो लगवा लिया। वो कभी होता था कनेक्ट, कभी नहीं होता था, हो भी जाता था। तो वो सबसे पहली साइट खोली थी याहू। वो असल में ना वो वैसे ही खुद भी खुल गई, बाय डिफॉल्ट खुल गई थी। कंप्यूटर में गेम खेलने लगे तो पता लगा यार ये क्या चीज़ है, ये जो इंटरनेट का आइकॉन बना हुआ है। अच्छा भाई, इसको खोला तो ये नहीं खत्म होने वाला। अब उसके अंदर जब ये वेबसाइट खुलती है तो मैंने बोला यार ये जो चीज़ बन रही है ना, ये दुनिया में कभी खत्म नहीं होगी। और वैसे ही मतलब डिवाइसेस चेंज हो जाएंगे। अब वो जो मेरा दोस्त है ना, उसको HTML में वो मुझे दिखाता था, अच्छा ये देखो ये ना ये होता है, वो ना उस व्यू सोर्स कोड में चला जाता था। तो ये देखो ये ऐसे बनती है, ये तो हम लोग बनाते थे ऐसे ही। वो जो टिपिकल HTML जो सबसे पहली थी वो आती थी, उस पर हम लोग ऐसे ही वेलकम टू माई पेज ऐसे बनाते थे। तो वो फिर होते होते नोटपैड पे कोडिंग लिख के और पेजेस बनाना शुरू किया। बिल्डर्स भी होते थे, वो भी नहीं पता थे। मैंने बनाई थी
थी, ब्लू वोडा, पता नहीं इस तरह से कोई नाम था उसका ना, वो मैनुअल कोड। ड्रैग एंड ड्रॉप, नहीं मैनुअल नहीं था, ड्रैग एंड ड्रॉप थी। अच्छा वो बिहाइंड द सीन जो HTML है ना खुद ही जनरेट कर देता था, होता था बड़ा मैसी था। अच्छा, लेकिन कर देता था। मुझे ये चीज़ ना 2001-2 में पता लगी। कोडिंग किए जा रहे हैं, एक पेज बनाने में 10-10 दिन लगते हैं। मैंने बोला यार इसका ना कोई ऑटोमेटेड ऐसा कोई सिस्टम होगा, शॉर्टकट होगा, वो ढूंढते। तो हमें मिला ड्रीम वीवर। वो आगे कंप्लीट कर देता था वो टैग बैकएंड को। पे कोड दे देता था। हाँ तो उस कोड के जरिए सबसे पहली वेबसाइट मैंने बनाई थी अपना Karachi.com। अच्छा, फिर वो ऑब्सोल्यूट हो गया। नहीं ड्रीम वीवर तो मैं 16-17 तक वही यूज नहीं, करता था। HTML1 हाँ, वो ऑब्सोल्यूट हो गए। वो फिर 2, 3, 4, 5 ऐसे आ। फिर CSS का पता लगा कि ये भी कुछ होता है। फिर जावास्क्रिप्ट का पता लगा। ये सब चीजें सीखते सीखते टाइम चलता गया। तो सबसे पहली और सेल्फ लर्निंग। सेल्फ लर्निंग, यूट्यूब भी नहीं था, हाँ, नहीं कोई था। मेंटोर भी नहीं था, हाँ। कुछ भी नहीं था उस टाइम। मेंटोर तो मतलब हमने ही बनना था ना, हमने ही बनना था। उस वक्त कौन था जो उससे पहले तो एक फील्ड है ही नहीं। मेरे जो फैमिली है ना उसमें ये पता लग गया कि ये फला बंदा है एहसन, सऊद एहसन, ये बंदा ये काम करता है, इसको इन चीज़ों का पता है, ये टेक्निकल वर्ड्स और इन चीज़ों। उनको ये पता था देसी टाइप के, वो इसको वेबसाइट बनाना। तो मेरे मामू हैं, वो सुई गैस के अंदर ना वो थे जनरल मैनेजर, सेफ्टी मैनेजर। तो उन्होंने बोला कि तुम ना मेरी कंपनी के लिए, मेरी प्राइवेट कंपनी, उसके लिए एक साइट बनाओ, LPG इंजीनियरिंग। वो साइट तकरीबन कोई 20 साल पुरानी आज तक भी है। वो मैंने पहली बनाई थी और उन्होंने मुझे उसके 2004 की बात है, उन्होंने मुझे उसके 15,000 रुपीज़ पे किए। बड़े पैसे मैंने उनसे डिमांड, हाँ बहुत पैसे थे, मैंने उनसे डिमांड नहीं की। हालांकि मेरी अम्मी ने मुझे बड़ा बोला तुमने उनसे पैसे लिए, मैंने बोला मैं तो नहीं ले रहा, तो वो उन्होंने खुद दिए। नहीं, गैस के महकमे के पास बड़ा लेकिन पैसा वो होता उनके पैसे देना ना, वो बहुत बड़ी मोटिवेशन थी अर्निंग को लेकर। PKNIC ने .pk लॉन्च किया 5 में, आई थिंक 4-5 में। hotels.pk रजिस्टर की कराची। मतलब मेरा एक दोस्त था, उसके पास पेपाल था, UK में रहता था, अब वो लाहौर में आ गया, बहुत अच्छा दोस्त है। उसको मैंने रेडी रखा, भाई तुमने तैयार है ना पेपाल लॉगिन करके, मैंने तुम्हें बताना है कौन सी डोमेन लेनी। हाँ कौन सी डोमेन लेनी, तुमने यहाँ पे फंड डाल, सही है। ठीक है। hotels.pk मैंने रजिस्टर की, find.pk रजिस्टर की, stop.pk रजिस्टर की, Karachi.pk रजिस्टर की, Quetta.pk, Pakistani.pk, गलती से djuice.pk, songs.pk। अच्छा, डीजूस भी कर ली, टेलीनॉर का जो था पैकेज। वो फिर बाद हाथ से वेबसाइट विदाउट एनी नोटिफिकेशन उन्होंने लेके टेलीनॉर अच्छा। को दे दी थी। कोई DMC या कुछ इस टाइप का कुछ नहीं। वो एक दिन देखा वो साइट ही गायब पैनल। टिपिकल पाकिस्तानी स्टाइल। हाँ मतलब कोई उस पर कॉन्टेक्ट भी किया गया, कोई जवाब। बहरहाल वो hotels.pk डोमेन था, वो मैंने बेच दिया था $8,000 2009। वो एक वाहिदी डोमेन था जो मैंने आज तक की तारीख में बेचा है और आज तक कोई दूसरा नहीं बेचा। अभी भी है मेरे पास या है, रिन्यू भी करते। हाँ बिल्कुल, Karachi.pk, Pakistani.pk और songs.pk। songs.pk मैंने सेल कर दी थी, जब बनाई थी 3-4 मंथ्स में, क्योंकि ना songs.pk आपकी थी। हाँ अच्छा, रजिस्टर मैंने की थी और बनाई भी मैंने थी। वो फिर बाद में वेबसाइट काफी मतलब इंडिया तक मशहूर है वो वेबसाइट ना, बहुत। जब तक MP3 का दौर चला है। 12 से आप आगे निकल जाए, वो SEO हिट हुई जो मैंने आपको बताया। आई स्किल में मैं देखता रहता था क्या है, DG स्किल्स में मैंने आपको फिर ज्वाइन किया, मैंने आपका पीछा नहीं छोड़ा। DG स्किल में पहुंच गया आपके पास, वहाँ मैंने देखा आपका एफिलिएट मार्केटिंग वाला हाँ। वो था, हिशाम सर्वर का फ्रीलांसिंग, ये सब देखा। तो वहाँ से ना मुझे ये हो गया नहीं, आप जो है ना कुछ अलग है सबसे। बंदा लेजिट है। बंदा लेजिट है, बंदा लेजिट है। और फिर मैंने आपको फॉलो किया, आपकी वीडियोस भी आती थी, रिकॉर्डिंग्स, आप ऐसी जो भी बातें होती थी सब मैं आपकी देखता था। तो फिर SEO का इंटरेस्ट आ गया। फिर पता लगा कि SEO असल है वो ये नहीं है जो हम, यहाँ तक कि मैं ये बोलते हैं 80% पाकिस्तान में अभी भी लोगों को ये नहीं पता कि असल SEO है क्या, जो अपने आप को बोलते भी हैं SEO एक्सपर्ट्स। उसके बाद जो है वो साइट्स बनाई, जो कुछ भी मुझे DG स्किल से मिला वो सब इम्प्लीमेंट भी किया, लेकिन मतलब वैसा कोई रिस्पॉन्स मुझे आ नहीं रहा था। लेकिन था सिग्नल्स जो है वो ग्रीन ही थे। उसके बाद मेरे कोई ब्रेक थ्रू नहीं मिल रहा था। हाँ, ऐसी कोई भी साइट नहीं थी जो मैंने बनाई वो उसके बाद SEO को लेके हिट हुई। बैकलिंक्स वगैरह, बैकलिंक्स में ये था मुझे जो साइट मिलती थी उठा के उस पर बैकलिंक, पता ही नहीं, पता ही नहीं है ना कि क्या स्पैम स्कोर है इसका, OBL क्या है, ये सब जो नफा नुकसान क्या होगा इसका। फिर मैंने मतलब जब आई स्किल पे मुझे पूरी तरह से भरोसा हो गया ना, मैंने 13 ज्वाइन किया। मुझे सब चीज़ें पता थी, बस मुझे उसमें एक सही रास्ता चाहिए था कि इसका एक्यूरेट तरीके का वो है क्या, वो मुझे पता लगा। और ख़ास तौर पे जिस चीज़ का मुझे सबसे बड़ा बेनिफिट हुआ था और जो जिस चीज़ पे मेरा सबसे ज़्यादा फोकस था, वो एक तो आपकी स्ट्रेटेजी थी, निश रिसर्च की, कंप्यूटर एनालिसिस की। बैच एनालिसिस मुझे अभी भी थोड़ा नहीं समझ में आया, मैं अभी भी देखता हूँ, लेकिन ज़रूरत नहीं पड़ी। और बैकलिंक्स बनाने का जो तरीका, अब बैकलिंक्स बनाने का जब मुझे तरीका पता लगा तो मैंने आज वही साइट्स जो 5,000 Ahref ट्रैफिक पे थी या 10,000 को मैंने 50,000, 80,000 और 1 लाख पे पहुंचा दिया। तो अब 70+ DR साइट्स हैं सब। अब बेसिकली करते क्या हो आप? अब मैं ये करता हूँ कि मैं ब्लॉग पोस्ट भेजता हूँ, एडमिन हूँ। गेस्ट पोस्टिंग। हाँ वही गेस्ट पोस्ट होती है, मतलब ब्लॉग ले लिया, अपनी ही ऑदर नेम से पोस्ट किया, प्लस वेबसाइट्स अपनी है, वेबसाइट्स अपनी एडमिन हो। नहीं एडमिन से क्या मुराद है? एक तो है कि आप किसी और के मतलब ऑथर बन गए ना। नहीं, हाँ, ओनर है अपनी ओनर। ओके, मतलब अपना ही नेटवर्क बनाया हुआ अपना है नेटवर्क और उनको बनाया। रैंक किया हुआ है सबको। रैंक किया और तकरीबन कोई इस
वक्त 6 साइट्स हैं और मैंने कोई 30 साइट्स को स्ट्रीमलाइन किया है, उन पे काम शुरू हो चुका। कि खाते पीते क्यों नहीं हो फिर आप? सर खाने पीने का मसला नहीं है, मसला ये कि मैं सोता नहीं। मतलब कोई नहीं, बचपन से ही। अभी मेरी 2018 में ना अम्मी की डेथ हो गई थी। नहीं, सोने से क्या मुराद है? डीप स्लीप नहीं आती या सोता हूँ, लेट सोया सोता हूँ। और जल्दी उठ गया? नींद में 8 घंटे की लेता, ठीक है, लेकिन वो नींद नहीं है ना जो रात की नींद है और जो दिन की आप कितना भी सो लें। ओके, वापस मतलब रात को आपको नींद नहीं आती? मुझे ऐसे नहीं कि मुझे डिप्रेशन है, अल्लाह का शुक्र है, मैं अल्लाह तवक्कल रहता हूँ। मेरी लाइफ में बहुत किस्म के क्राइसिस आए हैं, लेकिन मैंने कभी भी उनके बारे में सोचा ही नहीं है। अम्मी बोलती हैं कि तुम बचपन से ही नहीं सोते, शायद बचपन में मैं रात को 3-2 बजे पैदा हुए थे। नहीं, रूटीन डिस्टर्ब हो गई है, क्या हुआ है? तो रूटीन तो सेट कर सकते हो यार। रूटीन सेट करने के चैट जीपीटी को ना ये मसला बताओ, आपकी नींद सही करवा। मैंने इसका एक हल निकाला है। मैंने ये हल निकाला है कि आप शोएब को जानते हैं ना, कराची वाले? जी शोएब भाई, वो गुटखा खाता था ना, गुटखा खाता। चैट जीपीटी ने उसका गुटखा छुड़वा दिया। सीरियसली बता रहे थे वो। कहते रहते हैं ना एक बंदा एक दूसरे को, यार ये छोड़ दे, ये छोड़ छोड़ दे। दे। चैट जीपीटी ने छुड़वा दिया उसको। आपकी नींद का मसला ना चैट जीपीटी हल कर सकता है। अब सिर्फ 6 साइट से इतना पैसा बना रहे हो? 6 साइट। ऑर्डर कहाँ से आते हैं? ऑर्डर सर ऐसे आते हैं, मेरे साथ एक बंदा है, वो आप समझ लें वो मेरा पार्टनर भी है, और वो है फैसलाबाद, और फैसलाबाद इस चीज़ का हब है। हाँ बिल्कुल। असल में वो मतलब सेल वो करवाता है? टोटल कम्युनिकेशन जो है ना वो उसकी है। ओके, कम्युनिकेशन में उसका सबसे बड़ा हाथ है। ऑर्डर उसने पकड़ के देने हैं? ऑर्डर उसने, लेकिन अब हमारा ये कि हमने कैनवा तक को लिंक बेचे हैं, अच्छा, एक्सप्रेस वीपीएन को लिंक बेचे हैं। कैनवा की हमने एक वक्त में जो है वो 1000 बैकलिंक्स की हमने ऑफ पेज की है अभी। कैंपेन पूरी? हाँ, कैनवा कितना देता है? वेब एक्स की है हमने। कैनवा कितना देता है? पिछले 2 मंथ पहले जो है ना एक कंपनी हमने उनको रजिस्टर करवाई थी, वो $8000 उन्होंने उसमें होती है। उनका जो क्राइटेरिया ना वो मुझे लगता है काफ़ी हाई है, वो उनको उस वक्त पसंद नहीं आया था। अच्छा। मतलब वो चले नहीं फिर साथ। तो कम्युनिकेशन टोटली उनकी है, बैक एंड पे मार्केट कहाँ पे चल रही है क्या है। लेकिन ये कि अब माशाल्लाह से जब से साइट्स ने ऐसा बूस्ट लिया है ना, तो हमें डायरेक्ट आउटरीच ज़्यादा आने लगा। डायरेक्ट भी आ जाते हैं लोग? ईमेल्स पे और कॉन्टैक्ट पेज के जरिए उनको हमने काफ़ी ऑप्टिमाइज़ किया। मैं तो गरीब आदमी हूँ, इसलिए मैं वहीं $50,000 पे स्टक हूँ। काश मैं भी होता ऐसा। ये कैसे ख्याल आया कि गेस्ट पोस्टिंग के बिजनेस की तरफ जाना चाहिए, या बैकलिंक्स बेच के भी इतना पैसा कमाया जा सकता है? गैस पोस्टिंग की तरफ सर असल में कोई ख्याल नहीं था। ये ना एक मतलब समझ लें अल्लाह की तरफ से था कि मैं इस बिजनेस में आ गया। ओके, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं फाइवर पे भी हूँ और मेरे 4-5 अकाउंट हैं। और फाइवर पे कुछ $1,00,000, $45,000, अच्छा, $70,000 इस ऐसी उनकी टोटल अर्निंग बता रहा हूँ। तो वहाँ से भी $1,000, $2,000, $3,000 सबसे मिला जुला के ऐसा था। और मेरे पास प्राइवेट क्लाइंट भी हैं जिनको मैं साइट्स बना के देता हूँ $3,000 में, $5,000 में, ऐसे अभी गोरे? हाँ गोरे। उनको कैसे पकड़ा? उनको मैं फाइवर से बाहर ले आया? एक को लाया था, वो फिर ऐसा हुआ कि एक लाया तो वो फिर रेफरेंस आ गए मेरे पास। क्योंकि ये भी नुकसानदेह अगर फाइवर से क्लाइंट को अपने पास जाते हैं। बिजनेस मॉडल कैसे पता चला कि यार बैकलिंक से इतना पैसा? बिजनेस मॉडल जो है ना, वो जो मेरा पार्टनर है ना उसने मुझे बताया कि यार ये भी होता है। और एक मेरा दोस्त है जिसका मैंने आपको बिल्कुल स्टार्ट में बताया था, जिसके साथ जो है वो फैसलाबाद वाला, नहीं वो जिसको मैंने बोला पेपर लॉग इन करना और साइट पे रजिस्टर करना, वो बेसिकली entrepreneur.com NY टाइम्स के ऊपर ऑर्डर। अच्छा, उसने मुझे बोला यार ये भी होता है कुछ। मैंने उसको इस बात का जवाब दिया तो भाई मुझे भी ऑर्डर अकाउंट दिला दो। बोला यार ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होता, ये वाली बात नहीं है। उसने बोला तुम ना अपनी ही साइट्स बनाओ। अच्छा, अब जब मैं अपनी साइट्स मैंने बोला वो तुम्हें बनाता हूँ। बोला नहीं, इन पे तुम ट्रैफिक लाओ, तुम्हें ना बैकलिंक्स में सेल करवा। तो उसने मेरी बहुत हेल्प की साइट्स को। क्या नाम है उनका? अहमद नाम है, अहमद क्रेडिट दे देना। अहमद रजा नाम है उनका, और मैं लाहौर उन्हीं से मिलने जा रहा हूँ। उन्होंने मुझे इस चीज़ का बताया, लेकिन मैंने कोई ऐसा उस पर मैंने बोला मुझे बस साइट बनानी है और एडसेंस लगा के पैसे कमाने। मैंने बोला ये आसान लगता है, ये तुम बताओ, ये बहुत मुश्किल काम लग रहा है मुझे। फर्स्ट टाइम एक मेरी साइट थी wiseToast.com से किसी ने मुझे खुद जाती तौर पे जब आउटरीच किया कि हमें ना आपकी साइट पे बैकलिंक चाहिए। वो मैंने उसकी ईमेल देखी और मैंने बोला ये कोई स्पैम है, छोड़ दिया। उसने मुझे वापस ईमेल की 2 दिन के बाद ना फॉलो अप किया। तो मैंने उसको बोला भाई आपको बैकलिंक मिल जाएगा $500। मुझे तो पता ही नहीं, मैंने बोला हाँ सही है, होगा, खुद भाग जाएगा। उसने इंटरेस्ट लिया तो बोला यार आप इसमें आप नेगोशिएट करें। तो मैंने बोला ये क्या बात हुई यार, $500 पे बोला नेगोशिएट, क्या नेगोशिएट? मैंने बोला आप $300 दे देना। तो वो मैंने उसको वो लिंक सेल किया था $250 में। हमने ना उस साइट पे बड़े अच्छे बैकलिंक बनाए थे, तकरीबन आप समझ लें, आप अभी भी साइट की बैकलिंक प्रोफाइल देखिएगा कभी खोल के, तो $40,000 वर्थ रखते हैं उसके बैकलिंक्स। अच्छा, हाँ, जो आपने परचेज की उस पे Forbes से बैकलिंक है, NY टाइम्स से, बिजनेस इनसाइडर से। वो वेबसाइट आपकी है? मुझे ना उस दोस्त ने मुझे फेवर दिया था। ओके, लिंक्स ले दिए, लिंक्स उसने मुझे फ्री में, उसने मुझे फ्री लिंक्स दिए। ऐसे दोस्तों ने, MSN.com पे भी ऑर्डर था वो एक वक्त। ऐसे दोस्त होने चाहिए ना, ऐसे दोस्त होने। आई स्किल्स ज्वाइन करने के बाद ऐसा क्या चमत्कार हुआ कि $1 तक माशाल्लाह पहुंच गए? आई स्किल के अंदर जो सबसे टर्निंग पॉइंट था ना सर, वो पता क्या था? SEO मुझे नहीं पता। मैं साइट बनाता था, यहाँ से कीवर्ड निकाला, ये निकाला, Ahrefs तक का नहीं पता था ये टूल है, लेकिन पता नहीं था कि कैसे। सैमरश था, बस इतना पता था सैमरश है, $200-250 में मिल भी जाता था वो। बस उसमें से ऐसे ही
कहीं कोई वर्ड डाला, टैग लिखा, उसने लिस्ट निकाली, KD0 लगाया, जो कीवर्ड्स आ गए उनको उठा के पेजेस बना दिए, उसके बैकलिंक्स बनाए, वो पेज रैंक हो जाते थे। 300 कीवर्ड्स को टारगेट किया है, वो भी कीवर्ड जिनका कुछ अता पता ही नहीं है कि उन पे है कोई वॉल्यूम है भी या नहीं है। 1-2 पेजेस होते थे आर्टिकल्स जिन पे ट्रैफिक होता था टोटल 5000 4000 AHRF का। लेकिन जब SCBT में आने के बाद जब पता लगा कि नीश रिसर्च होती कैसे, कॉम्पिटिटर एनालिसिस कैसे किया जाता है, कॉम्पिटिटर को कैसे उसके कीवर्ड्स को हाईजैक किया जाता है, और कीवर्ड्स का सर्च वॉल्यूम क्या होता है, DA क्या होता है, रेफरिंग डोमेन्स क्या होते हैं, और साइट बेसिकली इसके ऊपर जो SEO की जाती है ऑन पेज वो असल में कैसे की जाती है। ये जब इन चीज़ों का पता लगा ना, और जब इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया, तो शुरू में 3-4 महीने तो ऐसा कुछ उसका कोई असर महसूस नहीं हुआ। ठीक है। तो फिर छोड़ दिया, तो वसवत बलोच के पीछे लग गया फिर मैं ना। वो APK साइट बनाई, लॉन्च की। अब APK साइट तो इतनी आसान लगने लग गई जब आपकी ये SEO सीख ली ना, तो उस पर जब बनाई, अच्छा वो निश माशाल्लाह से ऐसी निकली कि उस पर कोई भी नहीं बैठा हुआ था, मैं अकेले आके बैठ गया और अभी तक बैठा हुआ हूँ। कुछ भी नहीं बता दिया, अकेले नहीं रहोगे। हाँ नहीं हो, मुझे वो साइट चाहिए भी नहीं। मैंने ये देखा APK साइट थोड़ी स्ट्रेस देती है। अच्छा। हाँ, अभी भी वो उसको पर 3 मंथ्स का जो अगर इम्प्रेशन है ना वो 2-3 लाख है। आजकल हर बंदा जो है ना ब्लॉगिंग करता है, कुछ लोग ही कामयाब हो पाते हैं। हमारे लास्ट स्टैट्स के मुताबिक 49% हमारे लोग थे जो ब्लॉगिंग कर रहे थे, बाकी लोग फ्रीलांसिंग कुछ और कर रहे थे। आपको क्या एक्स फैक्टर क्या था जिसकी वजह से आपको लगा कि यार मैं इतना सक्सेसफुल हो गया? वो चीज़ ऐसी है जिसको सबसे ज़्यादा इग्नोर किया जाता है, बल्कि मैं कहूँगा 2 चीज़ें। सबसे पहली चीज़ है कि कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, और ये बात हर बंदा बोलता है, हाँ। सब बोलते हैं, लेकिन यही एक ऐसी बात है जिसको पर कोई भी फोकस नहीं करता, कोई भी नहीं। लोगों का फोकस होता है अर्निंग के ऊपर, पैसा आना चाहिए। अच्छा, लोग ये बात सुन के कंसिस्टेंट होना चाहिए। अगला क्वेश्चन करते हैं, कोई ऐसी चीज बताएं जो क्विकेस्ट अर्निंग आ जाए जिससे। नेक्स्ट उनका यही क्वेश्चन होता है। सर ऐसी तो फिर कोई गीदड़ सिंगी होगी, हाँ। जो कोई आपको ला के दे दे, या फिर आप तहज्जुद की नमाजें पढ़ें बेतहाशा, क्योंकि मेहनत के अंदर वो कहते हैं ना बरकत है। आपने जब मेहनत ही नहीं करनी है, आपने एक चीज 1 महीने आपने उसको टाइम दिया, आपको समझ में नहीं आई, असल में जिस चीज को सीख रहे हैं SCBT में मैंने ये देखा है कि लोग एक नहीं 10 चीजों में घुस जाते हैं। हाँ। मैं ये भी सीख लूँ, ये भी सीख लूँ, ये भी, वो ना कुछ भी नहीं सीख सकते। SEO इतनी बड़ी फील्ड है, इतनी वाइड, कि अगर आप सिर्फ टेक्निकल SEO के अंदर खाली स्पीड ऑप्टिमाइजेशन भी खाली सीख लें ना, और उसके पीछे लग जाए, और आप उसको 3 महीने 4 महीने दें, आप देखिएगा पैसा खुद आएगा। मैंने फाइवर के ऊपर सर खाली स्पीड ऑप्टिमाइजेशन $200-250 में किया। यार मैंने अभी तक जो हिसाब लगाया ना कि आप मेहनती नहीं हो, लकी भी हो माशाल्लाह। सर लकी मैं हाँ। लकी नहीं हूँ, मैंने नहीं लकी भी हो। फर्स्ट हाई पेइंग जो क्लाइंट मिला था बैकलिंक का, कितने दिए थे पैसे? सर वो वही था वाइस टोस्ट जो मैंने आपको बताया ना, जिसने $350 में जो मुझे, हाँ, जिसके साथ हाँ, वो होती रही, वो सबसे पहले ही था। और फर्स्ट हाईएस्ट जो पेइंग है ना, वो अभी मुझे रिसेंटली मिला था, जिसको मैंने $900 का बैकलिंक बेचा था, वो क्रिप्टो साइट। इसके अंदर मैंने ये चीज नोट की है कि क्रिप्टो में और गेमिंग के अंदर बहुत इनकी जो बैकलिंक्स है ना वो बहुत एक्सपेंसिव है। पैसा बहुत है ना, बहुत है, बहुत। क्रिप्टो में पैसा इतना है बहुत, और गेमिंग में भी। अच्छा, गेस्ट पोस्ट वेबसाइट का जो ऑलरेडी नेटवर्क बना हुआ था, एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म से बैकलिंक सेल करना स्टार्ट किया था, ये शुरू से अपना ही बनाया था? शुरू से अपना ही। यार आपके तो फिर मतलब एक्सपेंस ही कम हो गए, अभी क्योंकि यूजुअली जो $70,000 हमारी एक स्टोरी आई थी, उसका तकरीबन $40,000 तो खर्चा था। क्लाइंट आ गया, ऑर्डर लेके किसी को पास कर दिया ना। तो आपकी अपनी वेबसाइट्स हैं, तो इसमें तो ऑलमोस्ट ज्यादा जो है ना वो प्रॉफिट ही है। और अभी मैंने वेब बेस्ड, हमने ना इसके ऊपर काम कर रहे हैं, वेब मास्टर हॉल लॉन्च करेंगे हम, तो उसके ऊपर सारी मैंने डेवलपमेंट कर लिया। क्या लॉन्च करनी है? webmasterhall.com के नाम से एक हम प्लेटफॉर्म लॉन्च कर रहे हैं, जो हमारी अपनी जाती साइट्स होंगी ना, हम उसको उसमें ऐड करेंगे, तो लोग वहाँ से बैकलिंक्स डायरेक्ट ले भी सकते हैं। आपके हिसाब से बैकलिंक सेलिंग का जो फ्यूचर है, क्योंकि लोग बड़े डरे हुए हैं जी, AI मोड आ रहा है, AI की वजह से जो है SEO सफर कर रहा है, तो आपके इस बारे में क्या ख्याल है? आपकी तो जो ट्रेजेक्ट्री है वो तो उल्टा ऊपर जा रही है माशाल्लाह। सर देखें, बैकलिंक्स बैकबोन है। गूगल तो मना करता है बैकलिंक्स नहीं बनाओ, लेकिन अगर आपकी ऑफ पेज, तो आपने बताया कि कैनवा तक बना रहा है, इतनी बड़ी बिलियन डॉलर। वेबएक्स बहुत बड़ी कंपनी है सर, कोई बात है ना, बनाते समय वेबएक्स तो उसका माइक्रोसॉफ्ट वाला। अब बैकलिंक्स बनाते समय बताता कोई भी नहीं है, क्योंकि सब बना, क्योंकि गूगल तो ये बोलते हैं नेचुरली बनने दें, आप खुद से नहीं बनाए, लोग बनाते हैं। अब मसला है कि बैकलिंक्स कभी भी खत्म नहीं हो सकते, क्योंकि ये गूगल का अपना खुद एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया है साइट को मेयर करने का, कि इस साइट की मतलब रिश्तेदारी कितनी है, दोस्ती कितनी है, इस साइट को कितने लोग वो समझते हैं, मानते हैं। हाँ, अगर ये खत्म हो जाएगा तो यकीनन इसके बदले कुछ तो आएगा गूगल की तरफ से, हम उस पर चले जाएंगे, लेकिन ये कहीं नहीं जाता। अब थोड़ा सा ना लेमैन के लिए जो बिल्कुल जिन्हें कुछ नहीं पता, अब स्टेप बाय स्टेप हम बताएंगे क्या किया आपने। मैं $5,000 महीने तक पहुंचना चाहता हूँ इस बिजनेस मॉडल को रेप्लिकेट करके। स्टेप 1 देखें, सबसे पहले सर स्टेप 1 जो मैंने फॉलो शुरू में नहीं किया था, लेकिन अब SCBT के बाद ऐसे हैं कि आप सबसे पहले एक अच्छी निश रिसर्च करें। कौन सी निशेज ऐसी हैं जो गेस्ट पोस्टिंग में बड़ी अच्छी तगड़ी चलती हैं? आपने बताया गेमिंग,
क्रिप्टो। अच्छा, आप- क्रिप्टो में मैं क्या करूँ, एक जनरल साइट बना लूँ जनरल क्रिप्टो? साइट और जनरल टॉपिक्स पे ही रहे आप। जनरल Okay. टॉपिक्स एक जनरल टॉपिक्स को पर आप साइट बना लें। आप अच्छी नीश सर्च करें, टॉपिकल मैप एक ऐसा बनाए जो कि लॉजिकल हो, टॉपिकल मैप को समझें कि वो है क्या। ठीक उसके है। बाद एक अपनी साइट का पूरा एक लेआउट बनाएं कि आपने किस टाइप के टॉपिक्स को लेके चलना है। और आप शुरू में लो कंपटीशन कीवर्ड्स को उठाएं। लो कंपटीशन कीवर्ड्स के साथ आप पूरा एक स्ट्रक्चर बनाएं साइट का, पूरा एक टॉपिकल मैप तैयार करें। और साथ साथ आप अपनी साइट के अंदर कंटेंट सबसे मेन चीज है। कंटेंट आपने हमेशा, आप भले AI से लिखवाएं। AI से लिखवाएं। आपने क्यों राइटर रखे हुए हैं फिर? मैंने राइटर ऐसे नहीं रखे हुए कि उनका काम ऐसा है कि उन्होंने कम्प्लीटली बैठ के खुद रिसर्च करनी और लिखना है। उनका बेसिकली काम ये है कि उनको ट्रेन किया है हमने AI के जरिए आप अपना कंटेंट कैसे AI कंटेंट को रैंक करके बैठे हो आप? AI को सर असल में ऐसे फॉलो किया है कि जो उसका असल तरीका ये है कि कंटेंट कवरेज का जो क्राइटेरिया है SCBT में आपने उसको फॉलो किया। Okay. आपने डेटा निकाला, वो आपने दिया उसको ChatGPT को। ठीक है। मैं इसको ऊपर ये भी साथ में बोल दूं कि मैं फ्री वर्जन के ऊपर ये बात नहीं बोल सकता, वर्जन पेड होना चाहिए। ChatGPT का? हाँ, ओके। क्योंकि मैंने उस पर नहीं ट्राई किया। आप उसको कैसे इंस्ट्रक्शंस दें ChatGPT को? फर्स्ट के तौर पर आपने एक कीवर्ड निकाला, एक टॉपिक है, आपने उसको गूगल पे सर्च किया, कंटेंट कवरेज निकाल ली, जो कि सबको पता है कैसे निकलती है। आपके पास लमसम मिला के कोई 20 हेडिंग्स निकल के आ गई जो उन टॉप 5 साइट्स ने मिला जुला के की हुई है। किसी ने 5, किसी ने 6, मिला के 20 आपके पास ऐसी लिस्ट आ गई। ठीक है। अब आपने एक हेडिंग को उठाया और उस हेडिंग का डेटा जिन जिन साइट पे पैराग्राफ हेडिंग्स में पड़ा हुआ है आपने वो उठाया, वो आपने देने ChatGPT को। इसके ऊपर हमने एक अपना कस्टम प्रॉम्प्ट बनाया हुआ है, GPT बनाया हुआ, कस्टम GPT इस पे बनाया हुआ है। वो हम उसको देते हैं और उसको हम ये बोलते हैं कि आप इसमें से जो एंटिटीज है ना इस पैराग्राफ extract में, करो। वो निकाल के हमें दे दें। जब वो निकाल के दे देता है तो हम उसे सेकंड कस्टम GPT बनाया हुआ है वो उसको देते हैं कि हम उसे बोलते हैं कि इन एंटिटीज को यूज करते हुए आप कंटेंट जनरेट करो। ये सिर्फ इस हेडिंग के लिए, हेडिंग बाय हेडिंग बना के, और फिर एंड में मतलब कंक्लूजन पूरा आर्टिकल एकदम से जनरेट नहीं करवाना? एकदम से नहीं, आपने खुद ट्रेन किया है उसको। ओके। आपने खुद डेटा दिया है उसको, आपने उसको पहले बताया ये ऐसा है, उसने खाली आपको लिख के दिया। आपका सिर्फ शॉर्टकट क्या लगा है कि आपको लिखना नहीं पड़ा बैठ के। बाकी इंस्ट्रक्शंस आ रही है आपने आपने सिमेंटिकली हर चीज़ों को देख के और उसके अंदर जो भी एंटिटीज है उनको अप्लाई किया है। आपने कंटेंट डालने के बाद जो आपको ऑन पेज का तरीका बताया गया है SCBT में और जो ऑफ पेज का बताया गया, आप इस चीज़ को फॉलो करें। 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, मैक्सिमम 8 मंथ्स। आप 3 मंथ्स के बाद बैकलिंक्स बनाना शुरू कर दें, फाउंडेशनल नॉन लिंक्स जो भी हैं वैसे बनाए। आपको 8 मंथ्स के अंदर 100% अगर आप कंसिस्टेंट हैं तो आप $5,000 नहीं $1,000 पे लाजमी खड़े हो। अच्छा जी, अब कंटेंट कवरेज कंप्लीट कर ली मैंने, कंटेंट डाल लिया, अब मैं बैकलिंक्स कितने बनाऊं, कहाँ से बनाऊं? देखिए सिर्फ नाडला लिंक से काम चल जाएगा? आपने शुरू में फाउंडेशन अपनी थोड़ी तगड़ी बना लेनी है जो SCBT में जैसे सिखाई गई है। ठीक है। नॉन लिंक्स आपने बना लिए। इसके अंदर एक चीज सर ये भी है, गैस पोस्टिंग जो बिजनेस है ना वो खाली एक ऐसे बंदे के लिए नहीं है जिसके पास पैसा नहीं है। ओके। उसको थोड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा। ठीक है। शुरू में $1,000-$2,000 का इन्वेस्टमेंट 100% उसको चाहिए होगा, क्योंकि उसको ऐसे कुछ तगड़े बैकलिंक्स पकड़ने पड़ेंगे जिससे उनकी साइट का जो DR और D है वो इंप्रूव होगा और उनका जो ट्रैफिक है वो उससे इंक्रीज होगा। आप 5,000 Ahref ट्रैफिक पे भी अगर आ जाते हैं ना और आपकी साइट 50 भी मैं ज्यादा बोल रहा हूँ 40 प्लस भी है ऑर्गेनिक, ये नहीं कि फेक आपने 1,500 रुपीज दिया और 50 DR साइट को पहुंचा दिया, क्योंकि वो देखते हैं जो लेने वाला है ना बैकलिंक, उसको इन चीजों का पता है कि बैकलिंक की जो क्वालिटी है वो इंश्योर कर रही है कि 50 का DR बनता है कि नहीं बनता, ऑर्गेनिकली तौर पे गया भी है हाँ। उस लेवल पे या नहीं, यूं चला गया सीधा ना, ये सब चीजें वो देखते हैं। तो अगर आपकी साइट 5,000 ट्रैफिक दिखा रही है Ahref पे और 40 प्लस पे भी है, 40 ही है खाली, तो आप उसको ऊपर $50 का बैकलिंक बेच सकते हैं बहुत आसानी से। और अगर क्रिप्टो की साइट है आपकी तो वो बैकलिंक आप $80-90 में भी बेच सकते हैं। 5,000 ट्रैफिक कुछ भी नहीं है, पर मंथ कुछ भी नहीं है, सिर्फ पर मंथ कुछ भी नहीं है। अब चलते हैं थोड़े रैपिड फायर क्वेश्चन की तरफ, ठीक है? शॉर्ट आंसर, $100 क्लाइंट या $10,000 वाला क्लाइंट, किसका काम ज्यादा मुश्किल होता है? $100 एज पर एक्सपीरियंस। $100 वाला ज्यादा मुश्किल जो है? कम पैसे दे रहा है ना उसको बहुत सवाल भी करता है और उसके बहुत मसले भी होते हैं, क्योंकि उसका बजट बड़ा लो होता है, उसको काम चाहिए होता है बहुत हाई क्वालिटी का, टॉप नॉच। जो $1,000 वाला है ना वो आपको समझता है, क्योंकि वो खुद भी किसी लेवल के ऊपर होता है, वो समझता है उसकी टेक्निकलिटीज को कि हाँ इन चीज़ों में ये लेट भी हो सकती है, डिलीवरी इसमें मसला भी हो सकते हैं, बहुत चीज़ें होती हैं जो मैंने ही देखा है। PPC कभी ट्राई किया? PPC पे हमने भी साइट रजिस्टर की, इंशाल्लाह करेंगे सर होगा मलिक की। Ahrefs या समरश? Ahref। कंटेंट लिखना या कंटेंट लिखवाना? कंटेंट लिखना तो फर्स्ट नंबर पे है, अगर आपने ट्रेन किया हुआ है किसी को तो लिखवाना भी चलेगा। ओके। एडसेंस या गेस्ट पोस्ट? गैस पोस्ट 100%। स्मार्ट वर्क या हार्ड वर्क? स्मार्ट वर्क। वन निश फॉरएवर या मल्टीपल माइक्रो निशेस? मल्टीपल माइक्रो निशेस। शुरू में आप 1 निश पे जाएं। गूगल पेनल्टी का ज्यादा डर होता है या क्लाइंट के लॉस्ट होने का डर? गूगल पेनल्टी का, अगर आप गैस पोस्ट के अंदर है, अगर आप सर्विस दे रहे हैं तो फिर क्लाइंट। अगर SEO एक गेम है तो उसका चीट कोड क्या है?
एल्गोरिदम को आप फॉलो करें और जो गूगल की गाइडलाइंस है कम्प्लीटली तौर पर कहाँ से पढ़ें वो? गूगल का सर पूरा रिसर्च पेपर पढ़ा हुआ है। एक चीज जो हर एसईओ एक्सपर्ट को जरूर पढ़नी चाहिए। मैं तो सर इस पे यही बोलूंगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन जो लिटरेचर्स हैं एसईओ से रिलेटेड, बैकलिंकों के ऊपर नील पटेल हो गया, एएचआरएफ के इनको पढ़े डिटेल में, उनको बड़े इत्मीनान से पढ़े। अच्छा, आपके अब जूनियर्स हैं माशाल्लाह, राइज वाले और इसके बाद वाले आएंगे, क्या मैसेज देंगे? सर मैं इनको यही मैसेज दूंगा कि जो मेंटोर्स आपको ही बोलते हैं ना, कंसिस्टेंट हो जाए। आप सबसे पहले तो वो हो जाए, और सेकंड चीज़ आप अपने माइंड से ये निकाल लें कि आप इस फील्ड में आए सिर्फ पैसा कमाने के लिए। आप इस फील्ड के अंदर सिर्फ स्किल सीखें। जब आप स्किल सीख लेंगे ना तो पैसा आपके पीछे खुद आएगा। जब आप स्किल सीख लेंगे तो आपके बारे में लोग जानते होंगे कि ये फला बंदा, इसको ऑफ पेज बहुत अच्छी आती है, ये फला बंदा है, ये ऑन पेज का माहिर है, ये कंटेंट राइटर है, बेस्ट। ब्रांड बने। आपके पास पैसा खुद आए, पैसे के पीछे ही नहीं भागे हम। चलें जी, ये थे सऊद, और आई होप कि आप लोगों को ये पॉडकास्ट बहुत इंफॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।